जालिम जमाने के बीच कैसे जिए ऐ खुदा हम। झोपड़ी, घर, मकान और महल, कब्र भी सुरक्षित नहीं है हम बेटियों के लिए। अक्सर हम जब फिल्मों में किसी की बेरहमी से हत्या करने का दृश्य देखते हैं तो हमारा खून खौल उठता है, और जब किसी मासूम के साथ बलात्कार करने का दृश्य देखते हैं तो सोचते हैं कि ये एक फिल्म में फिल्माया गया दृश्य है, ये काल्पनिक है। लेकिन फिल्मों में वही सब दिखाया जाता है जो कहीं ना कहीं आप और हम सब की जिंदगी से जुड़े हुए मामले होते हैं। इत्तेफाक होता है कि वो या तो पहले आपके साथ हो चुका होता है या आने वाले समय में आपके साथ हो सकता है। कहानियों में भी अक्सर ऐसा ही देखने और पढ़ने को मिलता रहता है। लेकिन आज की जो कहानी में एक बच्चे के साथ जो हुआ है वो खुदा ना करे कि भविष्य में किसी के साथ हो। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई काल्पनिक नहीं बल्कि हकीकत है। एक पिता थाने में जब एक शख्स के खिलाफ तहरीर लिख रहा होता है तो उससे तहरीर लिखी ही नहीं जा रही थी, क्योंकि उसके हाथ कांप रहे होते हैं और तहरीर के पन्ने उस पिता की आंसुओं से भीग जा रहे थे। आंखें लाल थी और चेहरे पर गुस्सा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अरविंद कुमार सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम दस्तक पर क्राइम एपिसोड, जिसमें हम समाज में घटित घटनाओं को एक कहानी के रूप में आपको सुनाते हैं। मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करना होता है, क्योंकि आजकल क्राइम भी समय समय पर अपना रूप बदल रहा है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी जनपद और वाराणसी जनपद का रेवड़ी तालाब क्षेत्र और उसी क्षेत्र का एक कब्रिस्तान। तारीख थी 17 नवंबर 2023 और घड़ी की सुई दोपहर के 2 बजा रही थी। कब्रिस्तान के एक कब्र के पास 5 साल की बच्ची और उसके बगल में सोया एक युवक। और फिर ऐसी वारदात हुई कि उस वारदात से वो इलाका सहम गया। दरअसल वाराणसी जनपद के दसवां क्षेत्र के सदानंद बाजार में एक मुस्लिम परिवार रहता है। उस परिवार में एक 5 साल की बच्ची होती है जिसे घर के लोग बहुत प्यार करते हैं। उस बच्चे के पिता की माने तो वो बच्ची उनके लिए किसी हीरे से कम नहीं थी, इसलिए वो कहीं भी रहते थे तो पल पल फोन करके बच्चे का अपडेट लिया करते थे। बेटी भी अपने पापा से बहुत प्यार करती थी। घर की महिलाएं बताती हैं कि किसी कारण अगर इसके पापा घर नहीं आए थे तो पूरी रात ना चैन से सोती थी, ना हम लोगों को सोने देती थी। अचानक किसी कारण बस उस बच्ची की एक दिन मौत हो जाती है। वजह बीमारी थी। उस बच्चे की मौत के बाद घर में कोहराम मच जाता है, जैसे अमूमन तौर पर सबके घर में किसी के गुजर जाने के बाद होता है। बच्चे की मौत की सूचना जब उसके पापा को होती है तो वो बेसुध हो जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। उन्हें यकीन नहीं होता है कि जिस बच्ची के लिए वो तमाम सपने देखते थे, उसके मरने की सूचना भला कैसे सही हो सकती है। अभी अभी तो मैं उसे अपनी गोद में खिला कर आया हूँ। ये सब बातें सोचते हुए वो अपने घर पहुँचते हैं तो घर पे तमाम लोगों की भीड़ लगी हुई थी। घर के अंदर से चीखने और चिल्लाने की, महिलाओं के रोने की आवाज़ें आ रही थी। यानी अब ये साफ हो गया था कि जो सूचना उस बच्ची के पापा को मिली थी वो सही थी। उनकी लाडली बेटी अब इस दुनिया में नहीं थी, वो मर चुकी थी। फिर उसके बाद उस पिता ने गोद में उठाकर उस बच्ची को खूब रोया और गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज के साथ नज़दीकी कब्रिस्तान में कर दिया गया। लेकिन अभी भी बाप के दिल से अपनी बेटी के प्रति प्यार का जो सैलाब था वो कम नहीं हो रहा था। यानी मरने के बाद भी वो बाप हर रोज उस कब्र के पास जाता था और बेटी के कब्र के पास बैठकर रोता था और फिर घर वापस चला आता था। एक दिन जब वो बाप उस कब्र के पास जाता है तो देखता है कि मेरी बेटी का कब्र खुदा हुआ है, मिट्टी इधर उधर हुई है और कब्र से बेटी गायब है। फिर उसकी बेचैनी बढ़ जाती है और वो इधर उधर देखता है, भागता है कि आखिर कब्र से मेरी बेटी कैसे गायब हो सकती है। कहीं वो जिंदा तो नहीं हो गई, या फिर कोई चमत्कार तो नहीं हो गया, या किसी जानवर ने मेरी बेटी को कब्र से निकालकर उसके शव को नुकसान तो नहीं पहुंचाया। इस तरह के तमाम ख्यालात उसके जेहन को छीड़ रहे थे। तभी अचानक उसकी नज़र कब्रिस्तान के एक सुनसान कोने में जाती है, जहाँ उसे किसी के होने का अंदेशा होता है, एहसास होता है। उसे ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर कोई तो जरूर है।
फिर वो दौड़ता हुआ उसके पास जाता है, ये पूछने के लिए कि इस कब्र से मेरी बच्ची का शव गायब कैसे हुआ है। लेकिन जब वो उस शख्स के पास पहुंचता है तो वहाँ का नज़ारा देख वह बाप अवाक रह गया, जमीन पर धड़ाम से गिर गया, क्योंकि वहाँ उसकी बच्ची के शव के साथ वो शख्स सोया हुआ था। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद रफ़ीक उर्फ छोटू था, जो उसी कब्रिस्तान में कब्र खोदने का काम करता था। ये नज़ारा देख उस बाप को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि किस्मत आखिर मेरे साथ कौन सा खेल खेल रही है। कुछ देर बाद अपने आप को संभालते हुए उस बाप ने अपनी बेटी के शव के साथ अनहोनी की आशंका जताते हुए पुलिस को सूचना दी। मासूम के पिता की सूचना पर लक्सा थाने की पुलिस ने आरोपी रेवड़ी तालाब निवासी मोहम्मद रफ़ीक उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि नशे में धुत रफ़ीक कब्रिस्तान में कब्र के लिए गड्ढा खोदने का काम करता है। इस संबंध में दसवां में एसीपी अवधेश कुमार पांडे का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बच्ची का शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यदि बच्ची के शव के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी की पुष्टि होगी तो उसके आधार पर मुकदमे में धाराएं बढ़ाई जाएंगी। फिर पुलिस अपनी जांच में जुट गई। मासूम बच्ची को खोने वाले पिता लक्सा थाने में आरोपी मोहम्मद रफ़ीक उर्फ छोटू के खिलाफ तहरीर लिख रहे थे तो गम और गुस्से के कारण उनका हाथ कांप रहा था। अपने आंसुओं को पोंछते हुए वह बुदबुदा रहे थे कि कैसा खराब दौर है और कैसा हैवान शख्स है जिसने कब्र में भी मासूम बच्ची का शव सुकून से नहीं रहने दिया। बच्चे के पिता के साथ आए उनके करीबी उन्हें ढाढ़स बधा रहे थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसुओं की धार नहीं रुक रही थी। बच्चे के पिता ने पुलिस से मांग की कि गिरफ्तार युवक को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए। शराब के नशे में धुत रफ़ीक ने पुलिस से कहा कि उसने जो घृणित कृत्य हुआ है उसकी सजा वह भुगतेगा। अपने परिजनों और परिचितों को अब भला हुआ क्या मुंह दिखाएगा। ये खबर जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो तरह तरह के लोग कमेंट करने लगे, लेकिन उन कमेंट में जो सबसे महत्वपूर्ण कमेंट्स थे वो कुछ लड़कियों के थे जो कहती हैं कि या खुदा, हम लड़कियां कब्र में भी सुरक्षित नहीं है। आज की कहानी की प्रतिक्रिया हम कमेंट बॉक्स में आपसे जानना चाहेंगे। फिर मिलते हैं कल ठीक इसी समय एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।